Hello everyone, welcome to all of you, our YouTube channel Gaikwad's Chemistry. So my dear student, today we'll see very important topic from the chapter amine, that is order of basicity of amine. तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जानेंगे, जो कि पहली इंपॉर्टेंट है। बहुत से बार जेईई नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। सो उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो इसके लिए देखो दो थ्योरी है, एक है लेविस एसिड बेस थ्योरी और दूसरी है लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो देखो लेविस के अनुसार जो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, यानी लोन पेयर डोनर जो होते हैं ये होते हैं आपके बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं ये होते हैं एसिड। सो लोन पेयर डोनर आर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। चलिए एक एग्जांपल हम लेंगे। सपोज वी आर हैविंग दिस ट्राइमिथाइल अमाइन, नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। अब इसके साथ यहां पे है BF3, जो कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल में हमने ये देखा था। सो BF3 में B के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसे दे देगा। तो इन दोनों के बीच में यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि डोनर सिर्फ अकेला नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और B यानी बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, इसलिए बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और डोनर सिर्फ नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे दर्शाया। तो बात यह है कि जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को, उसे हम कहेंगे बेस अकॉर्डिंग टू लेविस। तो इसे हम लेविस बेस यहाँ पे कह सकते हैं। So this is the concept of base according to Lewis. अब लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अनुसार जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। अब इन्होंने एसिड और बेस को किस प्रकार से डिफाइन किया? जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे ये होंगे आपके बेस, और जो H+ को डोनेट करेंगे ये होंगे आपके एसिड। सो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वन प्राइमरी अमाइन, इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया, HOH, हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो H के ऊपर आएगा परमानेंट पॉजिटिव और OH के ऊपर आएगा परमानेंट नेगेटिव। तो नाइट्रोजन जो है ये अपनी लोन पेयर अब H+ को दे देंगे। H+ यानी ये प्रोटॉन। देखो H+ आपको केमिस्ट्री में काफी वक्त काफी टाइम देखने को मिलेगा, जो कि कहलाता है प्रोटॉन। इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यह एज इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस है, राइट। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे H+ को दे देगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डोनर सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो लोन पेयर दे दिए यानी पॉजिटिव चार्ज और OH-। तो देखो अमाइन ये आपका है बेस, और इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया। तो H+ को एक्सेप्ट करने वाला ये होता है आपका बेस। लेविस ने क्या कहा? लोन पेयर डोनेट वाला। तो कुल मिला के बात वही आपको दिख रही है। सो लेविस के अनुसार भी अमाइंस बेसिक है, और लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अनुसार भी अमाइंस जो है ये बेसिक है। ओके, तो ये बेस है और ये है उसका कॉन्जुगेट एसिड।
कॉन्जुगेट एसिड। अब बात को अच्छे से समझ लो, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में देखो डिफरेंस होता है H+ का। यहाँ पे देखो एक H कम है, यहाँ पे एक H ज्यादा है। तो बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है, पानी में जाने के बाद इसका डिसोसिएशन हो जाएगा और हमें मिलेगा एसिटेट आयन प्लस H+। तो ये आपका एसिड है और CH3CO- Na एसिटेट आयन, ये आपका होगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस, बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड। अब इस पॉइंट के ऊपर फोकस करो। कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल, कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल उतना अच्छा ये आपका बेस कहलाएगा। यानी कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के ऊपर, कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के ऊपर बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है अमाइन या वीक बेस है, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में है। तो अगर ये स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम जो है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, यानी ये जो बेस है ये स्टेबल बनने की यहाँ पे कोशिश करेगा बाय एक्सेप्टिंग द H+। देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आया है और जितना N+ जो है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबल हो जाएगा, उतनी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो क्लियर रखो पॉइंट कि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है आपका एसिड बेस कंसेप्ट एज पर द लोरी एंड एज पर द लेविस। लेविस ने लोन पेयर की टर्म्स में एसिड और बेस को डिफाइन किया और लोरी ब्राउनस्टेड ने H+ की टर्म्स में एसिड और बेस को डिफाइन किया। अब हमने जो यहाँ पे हेडिंग दी है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एसिड नाउ विल सी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो इसमें देखो दो फेज में हम इसकी बेसिसिटी को डिस्कस करते हैं। एक होते हैं आपकी गैसियस फेज और दूसरी है एक्वियस फेज, यानी पानी के अंदर। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार जेईई नीट में सवाल पूछे गए हैं। तो देखो इसे समझने के लिए हम तीन कंसेप्ट को यहां पे समझना जरूरी है। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। चेक द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस, हमें इन तीन इफेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। अब इसमें से हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज नथिंग बट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, GOC में ये आपने पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो आपका प्लस आई शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे ये आपके माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ओके, तो यहां पे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस के एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार ये कितने बेसिक है, इनकी बेसिसिटी ऑर्डर को कंपेयर यहां पे हम करेंगे। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये टर्शियरी अमाइन। तो आप ये बात जानते हो और याद रखो कि अल्किल ग्रुप ये प्लस का इफेक्ट शो करते हैं, यानी अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये R यानी आपका अल्किल ग्रुप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे R कितने हैं? 2, ये दो R यहाँ पे है, ये दोनों R अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पे टर्शियरी अमाइन में
तीन तीन अल्किल ग्रुप हैं, ये तीनों अल्किल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ओके, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो बेसिक होता है बेस यानी कौन जो अपने लोन पेयर दूसरे को आसानी से दे, और अगर यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा है, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये उतना आसानी से अच्छे से अपने लोन पेयर दूसरे को दे देगा। यानी प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नाइट्रोजन बहुत ही आसानी से अच्छे से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ये होगा अच्छा बेस। तो सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप कहां पे है? सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप यहाँ पे टर्शियरी में, यानी सबसे अच्छा बेस होगा आपका टर्शियरी अमाइन, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, और इसके बाद प्राइमरी अमाइन। यानी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गैसियस फेज में ऑर्डर पूछी, गैसियस फेज में, तो आपकी ऑर्डर रहेंगी ये। गैसियस फेज में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये आपकी ऑर्डर रहेगी। एक्वियस फेज में भी एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट यही ऑर्डर आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट की, स्टेरिक हिंड्रेंस की, जिसमें आपको ऑर्डर जो है ये चेंज होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर गैसियस फेज की बात चल रही है तो इसमें आप ऑर्डर याद रखना, यहां पे लिखता हूं मैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां पे सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार ही ये बात याद रखनी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर यहाँ पे प्राइमरी। एक्वियस फेज में इंडक्टिव के अनुसार ये ऑर्डर हमने देखी। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक्वियस फेज ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका पूरा फोकस आप एक्वियस फेज के ऊपर करो, क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस आगे हम देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर है गैसियस फेज वाली, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार ये जो आई है आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये पूरी तरीके से अभी चेंज होने वाली है। सो नाउ वी विल सी द कांसेप्ट ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। इसमें पहली बात, सॉल्वेशन क्या होता है? तो देखो, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नमक यानी सॉल्ट को पानी के अंदर डाल दिया, सो NaCl जब पानी के अंदर चला जाएगा तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल सब इस पानी के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, Na प्लस Cl माइनस अंदर जाके बाद NaCl जो है ये डिसोशिएट होकर Na प्लस Cl माइनस बनाएगा। अब Na प्लस अंदर चला गया और Cl माइनस भी अंदर चला गया, तो इस Na प्लस को देखो वाटर मॉलिक्यूल घेरना शुरू करेंगे, राइट। ये इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे लीड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट। इसी प्रकार से जो Cl माइनस है, Cl माइनस को भी देखो H जो है ये घेरेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, अब Cl के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो आप ये खेल जानते हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ओके। सो देख लो यहाँ पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अब जो सॉल्वेंट हमने यहाँ पे जो यूज किया है ये है आपका वाटर। तो अगर वाटर हम यहाँ पे एज सॉल्वेंट यूज करें तो इसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। मतलब जो वाटर जो है
ये Na+ के साथ इंटरेक्शन यहाँ पे इनका होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और आप जानते हो कि अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो उस केस में स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज और स्टेबिलिटी उस केस में बढ़ जाएगी। तो ये होता है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट। तो देखो अब हम यहाँ पे अमाइंस में, अमाइंस जो है इसको वाटर में डाल देंगे। तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी ऐड और व्हेन वी डिसॉल्व अमाइंस इनटू वाटर। तो देखो आपके पास अब यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, इसके बाद सेकेंडरी अमाइन है और टर्शियरी अमाइन है। इनको हम पानी में डाल देंगे। तो पानी के अंदर होता है H+, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा और लोन पेयर दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो RNH2 नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, H+ को मदद की, H इसके साथ जुड़ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहाँ पे भी RNRH नाइट्रोजन ने H के साथ बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। RNR टर्शियरी अमाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अब ये अमाइंस को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, बेस का काम कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर दिया। दो ही ब्रॉन्स्टेड के अनुसार भी ये बेस है, ये हमने देखा। तो इस प्रकार से अब ये जो बना है ये है आपके कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये सब कौन है? दीज ऑल आर योर कॉन्जुगेट एसिड। तो जो बात मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल होंगे, कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल होंगे तो उतना ये अच्छा बेस। तो यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट किस प्रकार से काम में आएगा देखो। अब नाइट्रोजन ये तो आपको पता है कि ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, लेकिन इसके ऊपर अभी आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, यानी ये खुद को अभी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की होती है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा, तो यहाँ पे इनके ऊपर जो हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर तो आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अब पानी में जाने के बाद जो वाटर जो है ये वाटर इसको सराउंड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं? देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकेगा वाटर के साथ क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता आपको देखने को मिलेगा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा इंटरेक्शन, और उतना ज्यादा इंटरेक्शन यानी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम जो है उस स्पेसिस जो है ये खुद को स्टेबल महसूस करेगी। तो देख लो यहाँ पे सबसे स्टेबल कौन होगा? ये वाला, यानी ये जो प्राइमरी अमाइन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शियरी। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार अगर हम स्टेबिलिटी की बात अगर करेंगे, सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एज पर द सॉल्वेशन इफेक्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फिर से एक बार देखो कि अमाइंस को हमने पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डालने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन गए। तो कॉन्जुगेट एसिड बनने के बाद मैंने जैसे कहा कि जहां जहां पे हाइड्रोजन है
वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा, जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो पहले केस में हमने देखा कि 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है। तो सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, यानी कम इंटरेक्शन होगा, और अगर इंटरेक्शन कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज तब होती है ज्यादा जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इस बात को समझो, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा, और एनर्जी रिलीज हो गई, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो सॉल्वेशन के अनुसार आपकी एक्वियस फेज में अमाइंस की अगर हम बेसिक ऑर्डर चेक करेंगे तो ये आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, जो कि इंडक्टिव के अनुसार कंप्लीटली अपोजिट है। इस बात को याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार ऑर्डर आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन सॉल्वेशन के अनुसार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आगे हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार भी हम बेसिसिटी ऑर्डर चेक करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनल आपको एक्वियस फेज के लिए क्या याद रखना है ये हम देखेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट इट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट एक्चुअली। ये कांसेप्ट है, देखो, क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, क्राउडिंग वाला कांसेप्ट। तो देखो, जो बात हमने कही कि लोन पेयर डोनेट करना जरूरी है, तो फिर से हम ये 3 एग्जांपल लिखेंगे, प्राइमरी, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहां पे दिखाओ। तो लोन पेयर नाइट्रोजन ने अगर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को दी तब हम उसको बेस कहेंगे, और अगर उसने वो बहुत आसानी से दे दिया तो वह उतना अच्छा बेस। फिर से इस पॉइंट को मैं दोहराता हूं, अगर नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दूसरे को आसानी से दे दी तो वह होगा अच्छा बेस। अब यहाँ पे देखो 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है जो कि क्राउडिंग का काम यहाँ पे करेगा, राइट, ओके। मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे अपनी लोन पेयर देना चाहता है, लेकिन एक बड़ा सा अल्किल ग्रुप यहाँ पे है। यहाँ पे देखो 2 बड़े अल्किल ग्रुप है। अब इसको इंडक्टिव के अनुसार मत देखो, इंडक्टिव में हमने देखा कि अल्किल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अब क्राउडिंग की बात हम यहाँ पे करेंगे कि अगर 3 बड़े बड़े अल्किल ग्रुप यहाँ पे है, जो कि टर्शियरी में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो लोन पेयर को डोनेट करने में दिक्कत हो जाएगी। लोन पेयर उतनी आसानी से ये नाइट्रोजन जो है ये डोनेट नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो अल्किल ग्रुप कम, यानी ये अच्छा बेस। जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाएंगी, और अगर क्राउडिंग ज्यादा हो गई तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ज्यादा हो जाएगा और ये अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस कंसेप्ट के अनुसार भी आपकी ऑर्डर रहेंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो दिस इज द ऑर्डर एज पर द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। ये आपका सॉल्वेशन इफेक्ट वाली ऑर्डर। और इसके पहले हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर क्या है आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और एक और पॉइंट याद रखना कि ये सारे ऑर्डर जो है ये आपकी एक्वियस फेज के लिए है। किसके लिए है? एक्वियस फेज के लिए। गैसियस फेज तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार है। और फाइनल पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको अब कौन से ऑर्डर को याद रखना है। इंडक्टिव तो ये ऑर्डर कह रहा है, सॉल्वेशन स्टेरिक में ऑर्डर जो है कंप्लीटली अपोजिट हो गई। तो अभी ये डिपेंड करेगा कि आपका अल्किल ग्रुप कौन सा है। सो नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्किल ग्रुप आपका कौन सा है, इसके ऊपर हम अब ऑर्डर डिसाइड करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, जो आपको याद रखनी है और इससे सवाल बनने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो देखो, आर ग्रुप अगर इथिल है तो आपकी ऑर्डर रहेंगी 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ये हम इसका लॉजिक भी निकालेंगे अभी।
अगर R ग्रुप इथिल है तो ये ऑर्डर याद रखना, और R जो है इस R की हम बात करें एल्किल ग्रुप की, अगर ये आपका मिथिल है तो आपकी ऑर्डर रहेगी 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज फॉर एक्वियस फेज। एक्वियस फेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सी एक्सपेरिमेंटल जो है ऑर्डर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका लॉजिक देखो आप। अगर मैंने यहाँ पे देखो कि दोनों केस में इथिल हो या फिर मिथिल हो, 2 डिग्री तो पहले दिख रहा है, तो 2 डिग्री ये बड़ी है 3 डिग्री से, तो इसका लॉजिक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिग्री जो है ये मॉडरेट है। अगर हम तीनों कंसेप्ट को लगाए, इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेकंड पोजीशन पे, सॉल्वेशन में भी सेकंड पोजीशन पे, स्टेरिक हिंड्रेंस में भी सेकंड पोजीशन पे ही है। यहाँ पे आप याद रखना कि सेकंड यानी 2 डिग्री ये दोनों इथिल हो अल्किल ग्रुप या मिथिल हो, यहाँ पे ये बड़ा रहेगा, यानी सबसे बड़ा जो बेसिसिटी जो है ये आपकी रहेगी सेकेंडरी की। अब इसके बाद 3 डिग्री को सेकेंड नंबर दे दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का लॉजिक लगाया, 3 डिग्री को सेकेंड पोजीशन पे ले लिया। यहाँ पे जब R ग्रुप इथिल होगा और यहाँ पे मिथिल जब होगा R ग्रुप, तब 1 डिग्री को सेकेंड डिग्री के बाद यहाँ पे ले लिया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का लॉजिक या फिर सॉल्वेशन का लॉजिक यहाँ पे लगाया होगा। ओके, तो इस बात को आप याद रखना कि एक्वियस फेज में R अगर इथिल है तो ये ऑर्डर, R अगर मिथिल है तो ये ऑर्डर। क्लियर? तो इस प्रकार से देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन हम डिटरमाइन करते हैं, जो कि डिपेंड करती है आपकी Kb की वैल्यू के ऊपर भी। तो ये भी बात जान लो, याद रखो कि बेसिसिटी जो है ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Pkb। राइट? अगर Kb की वैल्यू ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, अगर Pkb की वैल्यू कम तो बेसिसिटी ज्यादा। इनवर्सली रिलेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस से हम ये सब वैल्यू पता करते हैं। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि व्हाई अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, जिसके लिए कितनी थ्योरी है टोटल? 2। एक है आपका लेविस एसिड बेस थ्योरी और दूसरी है लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। लेविस के अनुसार जो लोन पेयर को देंगे बेस, लोन पेयर को लेंगे एसिड, तो नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर दे देता है, तो ये होता है आपका लेविस बेस। और लोरी ब्रोंस्टेड ने H+ के टर्म में एसिड और बेस को डिफाइन किया। H+ को देने वाले ये होंगे आपके एसिड, H+ को लेने वाले ये होंगे आपके बेस। फिर हमने जाना कि गैसियस फेज और एक्वियस फेज के लिए ऑर्डर जो है ये अलग अलग है। गैसियस फेज की बात तो बिल्कुल क्लियर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एक्वियस फेज में भी यही इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने देखे कि इंडक्टिव, सॉल्वेशन और स्टेरिक। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार एक्वियस फेज में भी यही ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन वहां पे हमें सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कंसीडर करना होता है। तो सॉल्वेशन के अनुसार हमने देखा कि ऑर्डर फुल रिवर्स हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और कुल मिला के जो फाइनली आपको एक्वियस फेज के लिए ऑर्डर याद रखनी है, तो ये है आपकी 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 1 डिग्री। कब? जब आपका अल्किल ग्रुप रहेगा इथिल, और अगर आपका अल्किल ग्रुप मिथिल है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। सो फाइनली आप ये जो पॉइंट्स जो है ये याद रखना, ये गैसियस फेज की ऑर्डर, ये एक्वियस फेज की ऑर्डर, और ये भी एक्वियस फेज R ग्रुप जब मिथिल होगा और जब R ग्रुप आपका इथिल होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और एक और बात ये भी याद रखना, आपकी बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मैं रोज गायकवाड़ फिर से मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।